हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने रीनीट के ऑलमोस्ट पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। हमने देखा है कि पूरा पेपर एक्चुअली आपका किससे आया है, एनसीईआरटी से आया है। तो बस हमारे लास्ट के कुछ 23 क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी आज हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे क्या पूरा ही एक्चुअली में एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे हाँ भाई एनसीईआरटी से आता है और कहाँ से आएगा। यस आता है, बिल्कुल आपको पता है तो बहुत अच्छा। बट मुझे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं जिनको सच में ऐसा लगता है कि पेपर बाहर से आता है, आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए कि भाई देखो पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आता है। आपके पास दो बुक होती है, एक 11th एक 12th, दोनों बायोलॉजी एनसीईआरटी आप करोगे तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, इवन फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पे। ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से है, ये क्वेश्चन है चैप्टर 6 क्लास 12 इवोल्यूशन का। ठीक है, तो बताओ भाई, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है। पहला, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड्स लाइक विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। यस, ये है कि भाई बताते हैं कि जो बर्ड्स और विंग्स हैं बर्ड्स के एंड जो विंग्स है बटरफ्लाइज के, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अलग होता है, लेकिन फंक्शन उनका सेम होता है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये आपका एग्जांपल होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो ये तो करेक्ट है कि देखिए आपकी बुक में भी है कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड्स लोकल लाइक, उनका सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता बट परफॉर्म वो सेम फंक्शन करते हैं। तो यस, दे आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, तो वो आंसर नहीं होगा। सेकंड है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स। यस, वो भी करेक्ट है कि आप फॉसिल रिकॉर्ड से एक्चुअली में बता सकते हो कि भाई कौन सा कौन से पर्टिकुलर उसमें आपको मिला जियोलॉजिकल पीरियड में ये एग्जिस्ट करते थे, वो पता लगता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अ स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट्स कि जियोलॉजिकल पीरियड में वो पर्टिकुलर जो फॉसिल है प्रेजेंट था या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। तो ये भी करेक्ट है। Now embryological support for evolution is proposed by Ernst Haeckel. Now Ernst Haeckel ने क्या बोला था, उन्होंने ये कहा था जैसे कि हम लोग है, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है ना, फीटस जो होता है उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे में तो गिल्स होते ही नहीं है। तो अर्न्स्ट हैकेल ने कहा था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं ना ये गिल स्लिट्स या ये जो अडल्ट में नहीं होते, ये साइन है इवोल्यूशन का कि हम लोगों के जो इंसिस्टर्स थे वो कौन थे, हम लोग एक्वेटिक या पानी से वाटर से आई है लाइफ, और हमारे इंसिस्टर्स में गिल्स प्रेजेंट होते थे, ये साइन है। ऐसा अर्न्स्ट हैकेल ने कहा था कि देखो लिखा है ना कि ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनमें वेस्टिजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड। ठीक है, जो कि फिश में होता है, अडल्ट वर्टिब्रा हमारे अंदर ही नहीं मिलता। ऐसा उन्होंने कहा कि ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है इवोल्यूशन का। लेकिन कुछ टाइम बाद कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने इसे क्या कहा था, डिसअप्रूव कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं ये करेक्ट नहीं है, आप इसे इवोल्यूशन का सपोर्ट नहीं बोल सकते हो। तो सी इवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज फोरलिम्स। यस, कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होते हैं कि जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे फोर लिम्ब ऑफ बैट्स, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, फोर लिम्ब ऑफ टाइगर। यस, ये लिखिए आपके में लिखा हुआ है सेम स्ट्रक्चर डेवलप along different direction due to adaptation to different needs. It is an example of divergent evolution and structure को हम लोग क्या बोलते हैं, homologous organ. So it is an evidence of evolution. 1 2 4 तीनों करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है वो है 3। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट पर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 160। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 160। ये कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ये क्लास 12 चैप्टर 6 इवोल्यूशन से ही आया है कि मॉडर्न होमोसेपियंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया में आए थे, ठीक है, अरोज इन ऑस्ट्रेलिया एंड फिर वो मूव कर गए कॉन्टिनेंट से। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो मॉडर्न होमोसेपियंस है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वो अफ्रीका में अरोज हुए। देखो यहाँ लिखा भी है आपकी एनसीईआरटी में कि होमो सेपियन अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ऑस्ट्रेलिया नहीं क्योंकि अफ्रीका था। दूसरा है होमो सेपियंस अरोज अराउंड 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो, दैट इज आल्सो करेक्ट। ये देखिए आइस एज में 75 से 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमो सेपियंस जो है दे एक्चुअली अरोज। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर होता है फोर्थ। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास 12 चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था ये। इसमें क्या है, क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स, टोटल आपके पास 10 मिलियन सेल्स है, पर कैपिटा बर्थ रेट 0.02 है, ठीक है, पर कैपिटा डेथ रेट जो है उसकी वो भी 0.02 है। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स बताओ 10 जनरेशन के बाद। या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई कैपिटल रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल है तो कोई भी पॉपुलेशन में चेंज नहीं होंगे, 10 जनरेशन के बाद भी जो आपकी पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन ही रहेगी। या आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, dn by dt चेंज इन पॉपुलेशन b माइनस डी इंटू एन। बी यहाँ पे क्या है हमारा
अगर मैं इसे लिखूं dn/dt, बर्थ रेट हमारी है 0.002, डेथ रेट भी हमारी 0.02 इनटू हमारी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी, इसको मैं 10 मिलियन ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 0 इंटू 10 मिलियन इज ऑल्सो 0। तो चेंज इन पॉपुलेशन कितना होगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, 0। पॉपुलेशन में चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, कितने भी टाइम में आप करो, कि आपका टाइम के साथ साथ चेंज होने ही नहीं वाला है, तो आंसर इसका 10 मिलियन ही रहेगा, 3 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 162, ये क्लास 12 चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से आया था कि पीसीआर के टाइम में जो प्राइमर्स हैं बाइंड करते हैं डीएनए स्ट्रैंड कौन से वाले स्टेप पे? डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनिलिंग या लाइगेशन। देखो डीनेचुरेशन जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है उसमें तो हीट देके अलग किया जाता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको अलग करते हैं, ओके। तो ये तो नहीं है, डीनेचुरेशन तो नहीं है। एक्सटेंशन में तो एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, आगे बनने स्टार्ट हो गया है, आगे अपना साइकिल चल, मतलब वो डीएनए ऐड होता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, तो एक्सटेंशन भी नहीं है, और सॉरी यहाँ पर आएगा एक्सटेंशन भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब एनेलिंग। एनेलिंग में एक्चुअली आपका होता है, ये देखोगे आपकी बुक में डायग्राम है कि एनेलिंग वो स्टेप होता है जहां पे पहले प्राइमर जो है आपके अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना आपका थर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका आंसर आपका थर्ड है, एनेलिंग। ना डीनेचुरेशन ना एक्सटेंशन और लाइगेशन का तो मतलब ये होता है कि जब कुछ कनेक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स या ऐड, ठीक है। सो लाइगेशन भी नहीं है, आंसर इसका 3 है, एनेलिंग। नेक्स्ट है आपका क्लास 12 चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आया ये क्वेश्चन। आपको असर्शन एंड रीजन दो ऑप्शन दिए हुए हैं। असर्शन में है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है पॉपुलेशन का इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दैट इज करेक्ट। एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल मॉडल तो ये कहता है कि बस ग्रो करते ही जाएंगे मल्टीप्लाई होते ही जाएंगे। लॉजिस्टिक कहता है ऐसा नहीं है, ग्रोथ फाइनाइट होती है क्योंकि भाई एक रिसोर्सेज फाइनाइट है, ठीक है, लैंड एरिया फाइनाइट है। सो ये करेक्ट है, ये आपकी बुक में भी लिखा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होता है वो मोर रियलिस्टिक होता है एक्सपोनेंशियल से। तो ये करेक्ट है। रीजन है क्योंकि रिसोर्सेज फाइनाइट है, मैंने अभी आपको बोला कि क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो फाइनाइट लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में वो बोलते हैं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर आपका है फर्स्ट, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन आया है आपके री नीट 2026 में क्लास 12 चैप्टर 6 इवोल्यूशन से। क्वेश्चन क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन इन प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स लीडिंग टू सिमिलैरिटी बिटवीन डिस्टेंट स्पीशीज इज एन एग्जांपल ऑफ। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या अडेप्ट, एक तो पहली बात तो पूरा एनसीईआरटी से आया है, एडेप्टिव रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ा है, आपके चैप्टर 6 एवोल्यूशन में है। इसमें बोला है कि ये किसका एग्जांपल है, ये आपका डायरेक्ट आंसर है कि ये किसका, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, देखिए, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिक एरिया, मतलब कि एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन अगर हो रही है, वो भी आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, बाहर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अलग अलग हैबिटेट्स में अगर हो रही है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में जो थे उनमें भी एडेप्टिव रेडिएशन हुई, ठीक है, अलग अलग तरह के वैरायटी मिली जो एक्चुअली हमें प्लेसेंटल मैमल्स में भी देखने को मिलती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया है क्लास 12 री नीट 2026 में चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पे आपके जो WBCs होते हैं वो ग्रो हो रहे हैं या फिर वो बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। दो ही प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है आपके, कौन कौन से होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस। जबकि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं कि मेच्योरेशन के बाद माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जो कि होते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स। तो देखिए अब बोन मैरो प्राइमरी है, टॉन्सिल हो सकता है, स्प्लीन हो सकता है, थाइमस भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। आपका आंसर है बी एंड सी, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166 री नीट 2026 का क्लास 12 चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा इनमें से कौन से ऑर्गन जो है रिलीज नहीं करता है? HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, तीनों हार्मोन जो है ह्यूमन प्लेसेंटा रिलीज करता है सिवाय LH, क्योंककि LH कहां से रिलीज होता है? LH रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसका करेक्ट आंसर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH है। आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे पॉइंट 2.6 प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये सारे के सारे प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं अदर देन LH, क्योंकि LH रिलीज होता है पिट्यूटरी से। तो आपका आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है।
ये क्वेश्चन है क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। अगेन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रीकर्सर एमआरएनए। प्रीकर्सर एमआरएनए कौन सा बनाता है? देखिए आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा है आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर और प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए। इसका क्या मतलब होता है प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट ना, जब आपका डीएनए से यूकैरियोट्स में होता है, ये डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता, डीएनए से पहले बनेगा एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में होगा 3 स्टेप्स, स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग। उसके बाद जो होता है ना प्रोसेस्ड आरएनए, उसे हम एमआरएनए बोलते हैं। तो प्रीकर्सर होता है एचएनआरएनए। कौन बनाता है ये? आरएनए पॉलीमरेज 2। आपका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से है। वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि प्लाज्मिड आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। स्टेटमेंट 2, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आपके ये दोनों ही यहाँ पे लिखे हैं कि प्लाज्मिड क्या होते हैं? ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो दैट मींस दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट। आंसर आपका हो गया फर्स्ट करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट, सब बच्चों को ये आता ही आता है। क्लास 12 चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें बोला है एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, इनमें से कौन सा जीनोटाइप उसके पेरेंट्स का नहीं हो सकता है? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है ना, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? देखो भाई, हमारे में 3 जीन होती हैं ब्लड ग्रुप की। एक होती है आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। आई ए, आई बी जो होती है ये डोमिनेंट होती है, और जो ये स्मॉल आई होती है ये आपकी होती है रिसेसिव। सो अगर आई ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, जो यहाँ मेंशन भी है, देखो आई ए है, ब्लड ग्रुप होगा ए। आई ए और स्मॉल आई है, तो क्योंकि ए जो है हमारी आई है वो कैपिटल सॉरी डोमिनेंट है, तो भी ए होगा। आई बी बी होगा। आई बी स्मॉल आई है तो भी बी। ओ किस कंडीशन में होगा? सिर्फ अगर स्मॉल आई है। अगर ए बी है या बी ए कोई भी हो, दोनों ही कंडीशन में आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होता है। तो अगर मैंने बोला ये पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो मतलब इसकी जीनोटाइप क्या होगा? तो पेरेंट्स के पास एटलीस्ट एक स्मॉल आई की जीन होनी बहुत जरूरी। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, फादर में आई स्मॉल आई है, ठीक है, ये हो सकता है। सेकंड में फादर में भी स्मॉल आई है, मदर में यहाँ पे स्मॉल आई है, यहाँ मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे ये आई बी लिख लेते हैं, तो ये भी हो सकता है। थर्ड में फादर में भी यहाँ पे आई है स्मॉल आई, मदर आई बी स्मॉल आई, हो सकता है ना। बी भी है बट ये भी हो सकता है, स्मॉल आई है, क्योंकि वो कंडीशन बन रही है। लेकिन फोर्थ में फादर में स्मॉल आई नहीं है, ए और बी है, ये कंडीशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है ये कंडीशन? क्योंकि अगर ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ है तो मदर से भी स्मॉल आई आना चाहिए और फादर से भी, तभी दोनों केसेस दो उसके पास स्मॉल आई की अलील्स आएंगे। सो इसका आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 6 इवोल्यूशन से आया है। ये बोलता है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं असर्शन, फोरलिम्स जो है ह्यूमंस और बैट्स के वो होमोलोगस होते हैं, और दूसरा रीजन ये है कि फोरलिम्स जो है ह्यूमंस और बैट के उनमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है। पहली बात तो क्या वो होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन डिफरेंट। ये देखो कि होमोलोगस, यस, मतलब कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उनका क्या होगा? सेम होगा। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उनका सेम होगा, जैसे कि हमारा हाथ है और बैट का हाथ है। बैट यूज करता है किस लिए? उड़ने के लिए, हम लोग वही उड़ाने के लिए चीजें यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। देखो ये आपकी बुक में भी लिखा है कि बैट और ह्यूमन पैटर्न जो है ना बोन्स और फोरलिम्स का वो सेम है, ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, हम लोग होमोलोगस ऑर्गन है ये। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर आपका होगा ऑप्शन 1, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्लास 12 चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वेरी 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 इजी। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, मदर्स मिल्क होता है या कोलेस्ट्रम जिसे बोलते हैं, लैक्टेशन के स्टार्टिंग के डेज में जो रिलीज करते हैं, उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है? आपको याद रखना है, उसमें IgA होती है। ये रखा, आपकी बुक में भी लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडीज होती है? IgA। अगर आपसे पूछा जाए प्लेसेंटा, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 का है, प्लेसेंटा कौन सी एंटीबॉडीज को पास करता है, तो वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG। ये याद रखने की चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास 12 चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसा लगेगा किसी को देख के कि ये तो बुक से है ही नहीं, ये टॉपिक है ही नहीं एनसीईआरटी में, बट ऐसा नहीं है। आप कंपटीशन वाला जो है ना आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, उसके सेकंड पेज क्लास 12 का, उसमें ये आपको मिलेगा कि एक असर्शन है एबिंगडन टॉर्टॉइस जो थे गैलापागोस आइलैंड में, वो एक्सटिंक्ट हो गए
डेकेड के बाद जब गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, देखो आपकी बुक में लिखा है कि द एबेंडन टॉर्टॉइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डेकेड आफ्टर गोट्स इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड। सो ये असर्शन करेक्ट। रीजन इसमें दिया है क्योंकि गोट्स जो है ज्यादा एफिशिएंट थे ब्राउजिंग में, ब्राउजिंग का मतलब घास चरने में, देन एबेंडन टॉर्टॉइस। क्या ऐसा है? ये देखिए इन्होंने भी लिखा है कि टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स, इधर उधर जा सकते थे, ढूंढ सकते थे, खाना बढ़िया कर सकते थे। सो यस, सो रीजन एंड असर्शन दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 1। और पूरा एनसीईआरटी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 क्लास 12 का है, बहुत इजी है कि ओवम के चारों तरफ कौन सी कवरिंग होती है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। वो हमें पता है कौन सी होती है, कि हमें पता ही है कि ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है ना, सेकेंडरी oocyte तो हमारा कब बन जाता है? टर्शियरी फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगा, वो जो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोना पेलिसिडा। उसके बाद ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उस प्रोसेस को ओवम रिलीज करता है, उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसका आंसर जोना पेलिसिडा ही है। वैसे भी एंडोमेट्रियम तो यूट्रस में होता है, कोरियन बिल्कुल भी नहीं, जोना रेडिएटा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन 3 जोना पेलिसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीनीट 2026 क्लास 12 चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वेरी इजी। अभी जो नीट कैंसिल हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया ही आया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि बोथ स्पीशीज को अगर हार्म हो रहा है, आपकी बुक में ये टेबल है वैसे तो, कि अगर दोनों स्पीशीज को हार्म हो रहा है, देखो दोनों को ही नुकसान पहुंच रहा है, तो वो क्या होता है? कंपटीशन। बोथ स्पीशीज और हार्म, ए का 3, ओके वो 2 में है, ओके। सेकंड है एक स्पीशीज को हार्म हो रहा है, एक को बेनिफिट। ये आपका या तो होगा प्रेडेशन या पैरासिटिज्म। इसमें प्रेडेशन दिया हुआ है कि देखो एक को हार्म हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, तो ये प्रेडेशन, बी का 1, ओके। सो आंसर मेरे ख्याल से आपका 4th होना चाहिए। देखते हैं, दोनों ही स्पीशीज बेनिफिट सिर्फ एक ही केस में होता है, म्यूचुअलिज्म में, ठीक है, ओके। एक बेनिफिट एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका एग्जांपल होता है कमेंसलिज्म। ये आपकी बुक में भी है, डी का आपका 4। सो आंसर इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। क्लास 12 चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है कि आपके गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए, असर्शन एंड रीजनिंग। आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन कहता है एक एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने देखा कि F1 प्रोजेनी जो है ना, सारे के सारे टॉल हैं, कोई भी ड्वार्फ नहीं है। एक्चुअली में ऐसा हुआ भी था कि जब मेंडल ने ये वाला ट्रू ब्रीडिंग का किया था ना क्रॉस, तो उन्होंने देखा F1 में सारे के सारे टॉल आए थे, ऑल टॉल। तो ये तो करेक्ट है, ऐसा हुआ था। ऐसा क्यों? इसलिए हुआ कि स्टेम हाइट कंट्रास्टिंग ट्रेट है, टॉल डोमिनेंट है और डॉर्फ रिसेसिव है। बिल्कुल, और ये आपकी बुक में भी लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे मेंडल ने देखा था कि ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, एक ही पेरेंट्स को वो रिजेंबल करेगा, या F1 प्रोजेनी ऑल वर टॉल। F1 प्रोजेनी क्या थी? टॉल थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो assertion is correct, reason is correct, and assertion is the reason is the correct explanation. So it is 1. क्लास 12 चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लाइसोजाइम का यूज किया जाता है बैक्टीरियल सेल को डिस्टर्ब करने के लिए और प्लांट सेल को डिस्टर्ब करने के लिए सेलुलोज, क्योंकि प्लांट सेल की सेल वॉल क्या होती है? सेलुलोज की होती है, तो वो सेलुलोज से डाइजेस्ट होगी। और लाइसोजाइम जो है बैक्टीरियल सेल को करने के लिए। क्या ये सही है? देखो अपनी बुक में यहाँ पर बिल्कुल लिखा है, देखो कि लाइसोजाइम बैक्टीरिया में और सेलुलोज प्लांट सेल में डिस्टर्ब करने के लिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सो ये करेक्ट है। रीजन बोला है कि आइसोलेशन, अगर आपको जेनेटिक मटेरियल निकालना है सेल के अंदर से, तो आपको डिस्टर्ब उसको पूरा करना पड़ेगा। ये देखो कि डीएनए जो है आपका मेम्ब्रेन के अंदर होता है, हमें सेल को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, आप डीएनए को निकाल सको। ये करना ही पड़ेगा। और ये कैसे अचीव करते हो? आप लाइसोजाइम यूज करते हो बैक्टीरिया में, और प्लांट में क्या यूज करते हो? cellulase. So that means assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion, and that is first. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर 7 क्लास 12 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स के लिए? कौन सा होता है? ये डायरेक्ट आपकी बुक से ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज से आता है। इवन आप सीबीएसई दोगे उसमें भी आएगा, नीट में भी आता है डायरेक्ट। मॉर्फिन आपका आंसर यहाँ पे आएगा, मॉर्फिन। पोस्ट सर्जरी मतलब कि सर्जरी के बाद, सर्जरी हो गई किसी की, उसके बाद अगर उसको कोई दिक्कत है तो क्या दोगे? पेन किलर दोगे ना, तो कौन सा वाला देते हो? मॉर्फिन देते हैं उसे। नेक्स्ट क्लास 12 चैप्टर 12 इकोसिस्टम का है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कि एनर्जी फ्लो जो होती है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाएगा यूनिडायरेक्शनल। भाई ये एक ग्रीन प्लांट है, ग्रीन नहीं बना रही हूँ बट समझ जाओ, ये एक प्लांट है और ये एक कंज्यूमर है। हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हार्बीवोर्स।
तो हमेशा एनर्जी यूं ही तो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल ही तो जाएगा, कभी भी प्रोड्यूसर तो लेगा नहीं डियर से या किसी से। तो ये करेक्ट है। क्या आपकी बुक में ऐसा लिखा है? ये देखो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर, ये तो करेक्ट। सेकंड है, एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे जाएगा, उल्टा नहीं होगा। ये देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, करेक्ट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के 1% लॉ फॉलो करती है? नहीं। कौन सा लॉ फॉलो करती है? 10%। ये देखो, कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज कि 10% एनर्जी जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, तो ये गलत है। ए और बी करेक्ट है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 12 चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम हमें पता है क्या होता है, एक प्रोटोजोआ, ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है। इसके 2 होस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलिस। अब आप इसमें देखेंगे कि पहला है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर सेल में, नहीं। देखो, वो लीवर सेल में कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ? एसेक्सुअली। ये आपकी बुक का डायग्राम है, मैंने खुद से नहीं बनाया है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं आरबीसी में। अब ये देखो, नहीं, ये देखो यहाँ पे भी लिखा है कि आरबीसी में भी वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? एसेक्सुअली। कि गेमेटोसाइट डेवलप होते हैं मस्कीटो के अंदर? नहीं। कि गेमेटोसाइट्स कहाँ डेवलप हो रहे हैं? आरबीसी मतलब ह्यूमंस में, ये भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है? कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मस्कीटो गट, ये करेक्ट है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है? मस्कीटो के अंदर। तो फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके रीनीट 2026 का, ये आया है क्लास 12 चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से। इसमें आपको 4 यहाँ पे नाम दे दिए हैं, आपको देखना है कि मैच करने हैं। सबसे पहले अगर हम इजी से स्टार्ट करते हैं, ओराई। ओराई हमें पता है, ओराई का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे होता है। सो ये रेप्लिकेशन, डी का तो आपको आंखें बंद करके 3 कर देना है, क्योंकि रेप्लिकेशन, ये देखिए, ये आपकी बुक में भी है, ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि आपने कैसे आप चेक करोगे किस सेल में या किस बैक्टीरिया में आपका ट्रांसफॉर्म जीन गया है या नहीं गया है, क्या है वो। सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स। मैं आपको जब ये टॉपिक कराऊंगी तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बट देखिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए क्या यूज की जाती है? एंटीबायोटिक्स। सी का आपका 4। क्लोनिंग साइट, ये देखिए, रिकॉग्निशन साइट होती है जहां पे आप कट कर सकते हो, किसकी हेल्प से? यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो बी का 1। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये एग्जैक्ट आपके ऊपर लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट बैक्टीरिया में। तो आंसर है इसका ट्रांसफर डीएनए टू होस्ट बैक्टीरिया, ए का 2। सो ए का 2 एक ही में है, B1 C4 एंड D3। इसका मतलब ये आपका हुआ ऑप्शन 1 आंसर। तो यस, हम लोगों ने सारे जो है आपके डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया कि पेपर आता कहाँ से है। जो मैं बोले जा रही हूँ ना क्लास में बार बार कि बेटा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बाहर का मत करो, कोई जरूरत नहीं है ये जानना वो जानना। 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं, तो आते आपके सारे ही एनसीईआरटी से हैं। आपको बस एनसीईआरटी अच्छे से करनी होती है, पढ़ना होता है, रटना नहीं, समझना होता है, तो अपने आप पेपर होगा। ठीक है, आप लोग को भी यही समझना है कि पेपर करोगे अच्छे से हो जाएगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय बाय निहाल। चलो बंद कर देते हैं और अब आपका स्टार्ट करते हैं।